चलो एक बच्ची का पहले डाउट है, ये क्लियर कर लेते। ये बोल रहे नील्स बोर एटॉमिक मॉडल का सर वो वाला पार्ट नहीं समझा। देख नील्स बोर ने जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देखा ना, सुन रहे बच्ची, तो उसको स्ट्रक्चर उसको स्पेक्ट्रम ऐसा दिखा और उसको क्या लगा कि ये एक ही लाइन है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। क्या लगा उसको? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कितना लाइन है? एक लाइन। ऐसा एक लाइन है, वो भी एक ब्रॉड लाइन है। और उसने क्या सोचा कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही ऑर्बिट होगा ऐसा। बट रियलिटी में क्या पता, और उसकी गलती नहीं है, उसका जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस था वो भी वो पुराना था ना। तो पुराने मोबाइल से फ़ोटो खींच के क्लियरिटी देखो उतनी मिलेगी क्या? फिर अच्छा वाला स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मार्केट में आया, हाई रिजोल्यूशन वाला। तो लोग ने क्या देखा कि ऐसी लाइन नहीं है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी क्या है, इसके पास पास में बहुत सारी लाइन है। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट ऑर्बिट्स। तो नील्स बोर को ऐसा दिखा। बाकी जो दूसरे साइंटिस्ट थे ना, वो लोग ने बाद में देखा तो उसको स्पेक्ट्रम कैसा दिखा? ऐसा दिखा। तो नील्स बोर को ऐसा दिखा, बाकी साइंटिस्ट को ऐसा दिखा। ठीक है, हाँ सिर्फ हाइड्रोजन, मतलब नील्स बोर ने खाली हाइड्रोजन के लिए। तो उसका लिमिटेशन है कि इसकी थ्योरी सिर्फ एप्लीकेबल किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। हाँ सारे एलिमेंट में ऐसे ही लाइन होते हैं ऐसे। ठीक है, आज करने वाले अपन इसका। ठीक है, बहुत सारा पढ़ाई करके आए हो, थोड़ा तो बात करेंगे। तेरे को भी डाउट है? वन लाइन रिप्रेजेंट वन शेल, एक ऑर्बिट ऐसा बोल सकती है। हाँ, n = 1 2 3। हाँ पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड। ये देख, सुन सुन सुन, ये मेरा न्यूट्रल एटम हो गया Na, और ये पॉजिटिव आयंस बना रहा है Na+ + 1 इलेक्ट्रॉन। सो पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अच्छा सुन सुन, अगर नेगेटिव आया वो भी तो सुन ले। ये Cl2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, सो 2 क्लोरीन विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है? नेगेटिव आयंस। ठीक है, अच्छा आज तुमको एमसीक्यूज और भी भेजने वाले, तो और आज और भी एमसीक्यूज तुमको आएंगे, वो भी ट्राई करना। हाँ आज ही मैंने दिया है तो अभी तुमको मिल जाएगा। हाँ वो अपन करने वाले, अब मास और चार्ज का रेशियो निकाल देंगे तो कितना आएगा। हाँ वो करने वाले, आज करने वाले, सो डोंट वरी। E/m उसको रेशियो बोलते। देख E/m मास और चार्ज पता रहेगा डिवाइड करके। ठीक है, नहीं नहीं अभी नहीं डिस्कस करेंगे ना, अभी पढ़ाया नहीं है ना। पढ़ाया ही नहीं तो कैसे डिस्कस करूँ मैं? पढ़ाने के बाद, क्योंकि उसका सीक्वेंस अलग है, मैंने जो पढ़ाया वो मेरा सीक्वेंस अलग है। अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा सा बात करने का है। तूने तो मेरे को बात करने के चक्कर में ये तो भुला ही दिया, मेरे को क्वेश्चन पूछना था। चलो कौन बताएगा? स्टार्ट करते हैं अपन, जहाँ पे लास्ट लेक्चर में ख़त्म किए वहीं से कंटिन्यू करना है। बॉयज से स्टार्ट करते। चल भाई खड़ा हो जाओ, लास्ट बेंच। तब तक तुम लोग रिवाइज करते रहो। बोल, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले किसने बोला था? वेव थ्योरी ऑफ लाइट न्यूटन। क्या बोला था न्यूटन ने? लाइट हैज़ अ ड्यूअल नेचर, इट कैन बिहेव लाइक अ wave as well a particle. Why light is a wave? Because it is transmitted in the form of wave and it has what? Wavelength. इसलिए वो पार्टिकल क्यों है? Because every particle has mass. That's all. Yes ma'am, you were there for last lecture. आप थी लास्ट लेक्चर में। बता न्यूटन की थ्योरी को एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट कर लिया? रिजेक्ट कर। क्यों न्यूटन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया? बिकॉज ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ reflection and refraction but could not explain the phenomenon of refraction, double diffraction, और polarization. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में किसने बताया? मैक्सवेल, मैक्स प्लैंक थ्योरी जिसको बोलते हैं। क्या बताया? बैठ जा तू, बैठ जा, किसी दूसरे को पूछते। चल तू बता, क्या नाम है तुम्हारा? नीति। बोलो नीति, क्या बताएगी? like alpha, beta, gamma, X-rays, and microwaves. हाँ They are associated with electric and magnetic field. They have energy. मीडियम चाहिए उनको? Ionizing power, penetrating power. They required any medium to travel? No. They do not require any medium to travel.
ठीक है, विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. चल ठीक है, वेरी गुड. यू वर देयर फॉर लास्ट लेक्चर? क्यों नहीं थे यार? शिट. नोट्स कंप्लीट किया? बीमार थे अभी, ठीक है. क्या यार, फिर नोट्स कंप्लीट किया तूने? सब लिख के लाई है पूरा? देख तो ले. चल तू बता बच्ची, तू तो आई थी ना लास्ट लेक्चर में, तू तो सब लेक्चर में आती है. क्या बताएगी? थोड़ा सा मेरे को वेवलेंथ का डेफिनेशन बोलना. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ? एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड? ओके, व्हाट इज वेव नंबर? नंबर ऑफ वेव एसोसिएटेड इन, हाँ उसको क्या बोलते हैं? वेव. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. क्या है वो? फ्रीक्वेंसी. बुक देख के आई कि नहीं देख के आई? थोड़ा थोड़ा क्यों देख के आया यार? पूरा पढ़ के आना. क्यों थोड़ा थोड़ा देख के? अभी तो मैं होमवर्क असाइनमेंट एमसीक्यूज देने को स्टार्ट नहीं किया हो. बैठ जा. कम ऑन, टेल मी अबाउट द postulates of Niels Bohr atomic model. Postulates of Niels Bohr atomic model. Postulates of Niels Bohr atomic model. अरे फर्स्ट postulate से बीच में कुछ भी मत बोल. बंद कर, बुक बंद कर, बिना बुक देख के बताना जरा. इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला. We can also calculate the angular momentum of electron by using formula mvr is equal to nh upon 2 pi. फिर electron can change its orbit by absorbing or emitting the radiation. If electron absorb energy from the surrounding, it will jump from lower energy level to high energy level. हाँ, हर एक ऑर्बिट का एनर्जी सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है. पढ़ के नहीं आई है? चल बता. एक सेंटेंस था, खड़े हो जाओ. अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डेल्टा ई. इज इक्वल टू क्या होता है? व्हाट इज डेल्टा ई? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या बताया था तुमको मैंने? एच न्यू. व्हाट इज डेल्टा ई? डेल्टा ई मतलब क्या होता है? E2 माइनस E1 इज इक्वल टू व्हाट इज E2 माइनस E1? डिफरेंस इन एनर्जी लेवल. क्या है ये? डिफरेंस इन एनर्जी लेवल. एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, दो ऑर्बिट के एनर्जी लेवल का डिफरेंस है. दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब. क्या है यार? और प्रॉपर स्टेटमेंट क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. बैठ जाए. क्यों आज सब लोग उतना कुछ खास पढ़ के नहीं आए हो? खास पढ़ के नहीं आए हैं? चलो इधर से कौन बताएगा? चल बच्चे बता. तू बहुत दिन से देखो कुछ पूछा नहीं है. खड़ी हो जाओ, बोलो. रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला बताओ. रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है? हाँ, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला ये बोलो रे. रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला 52.9 52.9. उसके बाजू में कुछ और भी था. n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर. z स्क्वायर था कि z था? हाँ, मास. ठीक है, इसका फॉर्मूला बताओ जरा. एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? माइनस 2.18 इंटू 10⁸ z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल्स. बैठ जा. चल तू बता क्या है? तू पढ़ के नहीं आती यार. चल तू बता. बुक बंद कर दें तो इधर उधर से देख लेगी. 2-3 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे. कैथोड रे का प्रॉपर्टी बताओ जरा. क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे? जल्दी फटफट बोलने का. फर्स्ट वन, कैथोड रे को चार्ज होता है. कैथोड रे हैज चार्ज और इट हैज एनर्जी. इट हैज आयोनाइजिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर. देख तेरे को छोड़ के पूरी दुनिया को मालूम है. ए रुको बोलने दो उसको. बोल बेटा. हाँ, कैन बी डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता है, रैंडम ट्रैवल करता है ना. स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि उसका खुद का चार्ज कैसा है? नेगेटिव है. ठीक है, और क्या है?
एक्सरे प्रोड्यूस करता है, वेरी गुड, ठीक है, बैठ जाए, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या हेडिंग क्या लिखा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वापस हम लोग न्यूटन पे आएंगे। न्यूटन ने क्या बोला था कि लाइट हैज़ अ ड्वेल नेचर, इट कैन बिहेव लाइक अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ लाइट। क्या एक्सप्लेन किया? वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया, बट पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वाई ही कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पार्टिकल? बिकॉज मैक्स प्लैंक क्या बोलता है कि अगर वो पार्टिकल है, अगर पार्टिकल इमिट आउट करेगा तो सोर्स ऑफ लाइट का मास कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। बट सोर्स ऑफ लाइट का मास कम होता है क्या? नहीं कम होता है। सोर्स ऑफ मास क्या कम होता है क्या? नहीं, बिकॉज लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में घूमते टाइम वो एनर्जी थोड़ी रिलीज करते हैं। एनर्जी रिलीज करते हैं क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एनर्जी कम होएगा क्या? नहीं। जो भी उसमें से एमिट आउट हो रहा है वो क्या है? रेडिएशन है। क्या निकल रहा है बाहर? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकल रही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मास होता है क्या? नहीं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है, ऐसा कौन बोला? मैक्स प्लैंक बोला। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मास नहीं होता है, इसलिए सोर्स ऑफ लाइट का क्या होएगा? मास कम होएगा क्या? नहीं। कौन प्रूफ किया कि हाँ? उसके बाद कौन आया पता है? आइंस्टाइन आया। आइंस्टाइन ने क्या बोला पता है? जो ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है। जो न्यूटन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? सही, कि लाइट हैज़ अ ड्वेल नेचर, इट कैन बिहेव लाइक अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। वेव नेचर प्रूव हो चुका था बिकॉज अपने को वेवलेंथ लाइट का मिल चुका था। अलग अलग लाइट, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज सब मिल गया। बट पार्टिकल नेचर किसी ने प्रूफ कर पाया क्या? नहीं। वो कौन प्रूफ करता है? आइंस्टाइन। उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कोई आपको पूछा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पर्पस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो बोलने का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको ये बताता है कि लाइट हैज़ अ विच नेचर? पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर? क्योंकि वेव नेचर ऑफ लाइट वाज ऑलरेडी प्रूव, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बचा था तो इसको ये प्रूफ कर रहा। आओ देखते क्या किया उसने। आइंस्टाइन ने एक लिया मेटालिक प्लेट। क्या लिया? मेटालिक प्लेट। ये कोई भी एक मेटल का प्लेट है। इसके ऊपर क्या किया? एक लाइट, बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया। क्या कराया? बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा। एक लाइट यहाँ पे आ गई। जो बीम ऑफ लाइट आ रही है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी? है ना? फ्रीक्वेंसी तुमको बोला था मैंने क्या होता है, पता है ना फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सो बीम ऑफ लाइट हैविंग सर्टेन फ्रीक्वेंसी, उसको मैं मान लेता हूँ कि वो फ्रीक्वेंसी क्या है? एच न्यू है। क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी? तो एच न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और इस फ्रीक्वेंसी का और एक नाम है, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो व्हेन बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, इसके सरफेस से क्या होंगे? कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे? इजेक्ट होंगे। फ्यू पार्टिकल्स वर इजेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। पार्टिकल मतलब क्या इजेक्ट होएगा? इलेक्ट्रॉन। इसको उसने क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोला उसने? क्यों फोटो इलेक्ट्रॉन बोला? क्योंकि लाइट की वजह से पार्टिकल्स क्या हो रहा है? बाहर निकल रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली में इतना ही है। बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल and a incident beam of light having certain frequency, and that certain frequency is known as what? Which frequency? Threshold frequency. And electrons are ejected from this particular point. These electrons are known as which electron? Photo electron. अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन भी कुछ फ्रीक्वेंसी से इजेक्ट होएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो फ्रीक्वेंसी से इजेक्ट होएगा उसको हम लोग क्या दे देंगे? एच न्यू नॉट। क्या दे देंगे? एच न्यू नॉट। यहाँ तक समझा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही है। एक मेटालिक प्लेट लाया, उसके ऊपर बीम ऑफ लाइट ऐसा इंसिडेंट कराया, और यहाँ से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? इजेक्ट हो गया। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दिया उसने? फोटो। इसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एच न्यू नॉट, और ये क्या? एच न्यू, और ये क्या होगा? एच न्यू नॉट। दीज आर व्हाट? ये अपना जो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑब्जर्वेशन क्या किया उसने, और वो ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या दिया? देखो, इससे तो ये नहीं पता चल रहा है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। अभी तुमको ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। तो उसने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने का, ये तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? अगर वो इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है? फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, और इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। दो चीज़ बढ़ा रहा है वो, कम ज़्यादा कर रहा है। क्या क्या कम ज़्यादा कर रहा है? फ्रीक्वेंसी, और दूसरा क्या है? इंटेंसिटी। अच्छा, इंटेंसिटी को ब्राइटनेस, इंटेंसिटी मतलब यहाँ पे समझ लो क्या है? ब्राइटनेस। और फ्रीक्वेंसी मतलब एक लाइट डाला, फिर दूसरा लाइट डाला, फिर तीसरा लाइट डाला, ऐसा मतलब धीरे 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 करके क्या कर रहा है? लाइट डाल रहा है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसा पकड़ लो कि
एक पार्टिकल डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, फिर ऐसा चौथा पार्टिकल डाला। तो यहाँ से इसने लाइट मारा, इधर से इलेक्ट्रॉन निकला, और लाइट मारा, इलेक्ट्रॉन निकला, और लाइट मारा, इलेक्ट्रॉन निकला। फटाफट फटाफट लाइट मारते गया, फटाफट फटाफट इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकलते गया। तो जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होएगा, मतलब जितना फास्ट ऐसा लाइट आते रहेगा, उतना फास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होएगा, निकलता रहेगा। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ऐसा एक लाइट डाला, एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर लाइट डाला, फिर इलेक्ट्रॉन, फटाफट फटाफट लाइट डाला, फटाफट फटाफट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकलता गया। तो समझ गया फ्रीक्वेंसी का, जैसे लाइट डाला इलेक्ट्रॉन निकला, जितना फास्ट डालोगे उतना फास्ट निकलेगा, स्लो डालेंगे तो क्या होगा, स्लो। इंटेंसिटी का देखते हैं, इंटेंसिटी। अगर ब्राइट लाइट डाला, ब्राइट, आपकी आंखों में ब्राइट लाइट आया तो ऐसे आपको दिखेगा नहीं ना, तो जितना ब्राइट लाइट डालेंगे ना उतना एक साथ में क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जितना कम रहेगा उतना क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, नंबर ऑफ विच इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मेरे को इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का है, फास्ट निकालने का है, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी। एक ही साथ में ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, इंटेंसिटी। ये दो बातें समझ गए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दो फैक्टर के ऊपर बेस्ड है, एक फ्रीक्वेंसी और एक क्या है, इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी मतलब एक डाला एक इलेक्ट्रॉन, दो डाला दो, और ऐसे फटाफट डाला तो ऐसा फटाफट फटाफट क्या होगा, इधर से आते जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलते जाएगा। ब्राइटनेस बढ़ा दिया तो क्या होगा, एक साथ में क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स। एकदम लाइट है, अभी जैसे कि तुम्हारे पास टॉर्च है, उसका सेल खत्म हो गया तो उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है कि ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। नया टॉर्च में एकदम नया सेल डाला है तुमने तो उसका इंटेंसिटी, उसका फोकस क्या रहेगा, तो जितना ज़्यादा फोकस रहेगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ से सरफेस पे से क्या होगा, निकल जाएगा। और जितना कम फोकस रहेगा कम इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी जितना फास्ट डालोगे उतना फास्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, मूव होएगा। तो ये फैक्टर हो गया। कितने फैक्टर के ऊपर काम कर रहा है, दो फैक्टर। सर अभी भी ये प्रूव नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है, अभी भी नहीं प्रूव हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। धीरे धीरे प्रूव होगा, थोड़ा और सुन लो। ये लाइट आ रही है, ये पार्टिकल निकल रहा है। अब मुझे बताओ दोनों में से, ये दोनों फ्रीक्वेंसी में से कौन सी फ्रीक्वेंसी, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए कि ये फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए कि एच न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मेरे को ये बच्ची को हटाने का है तो मेरा एनर्जी इससे ज़्यादा होना चाहिए ना। मैं इसको बोला चल इधर से उठ के बाहर जाए, बोली नहीं हटूंगी, जो करने का कर लो। इसका एनर्जी ज़्यादा है, मेरा एनर्जी कम है, तो फिर हटा पाऊंगा मैं इसको, नहीं। तो इसको रिमूव करने के लिए इससे ज़्यादा एनर्जी मेरी होनी चाहिए। तो ये वाला फ्रीक्वेंसी कभी भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए, एच न्यू ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू एच न्यू नॉट। क्यों, बिकॉज ये जो मेटालिक सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या लूजली इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है। क्या है वो, बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आप पार्टिकल्स एक दूसरे से घिरा हुआ है ना। पार्टिकल ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसा फ्रीली घूम रहा है, ऐसा उठा के बाहर निकाल दो, है कि नहीं। अभी ये भी एटम से बना हुआ है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा है क्या, तो ऐसा हाथ डाल के इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी, ऐसे फेंक देगी, ऐसा है क्या। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए अपने को कुछ एनर्जी तो चाहिए ना, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ऐसा लूजली इलेक्ट्रॉन थोड़ी, ऐसा फ्रीली मूव थोड़ी हो रहा है। दीज आर व्हाट, बाइंडेड इलेक्ट्रॉन, बरोबर कि नहीं बरोबर। और बाइंडेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कुछ तो भी एनर्जी चाहिए ना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर प्रेजेंट है, ये आजू बाजू में क्या है, एटम के अंदर न्यूक्लियर फोर्स भी होता है ना, अपन ने बोला है ना, अपन ने क्या बोला है कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, कौन सा टाइप का फोर्स, एक फोर्स का नाम बताया था यार मैंने, इलेक्ट्रिक फोर्स, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऐसा फोर्स है। तो उसको निकालने के लिए इसका एनर्जी कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, सो एच न्यू ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप बात याद रखना, एच न्यू नॉट शुड बी ग्रेटर देन एच न्यू, ठीक है। अगर इक्वल रहेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं होएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये वाला जो एनर्जी, हाँ, ये एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, बिकॉज ये वाली एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज दीज आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, दीज आर व्हाट, बाइंडेड इलेक्ट्रॉन। सो सम मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। ये इसका एनर्जी कम रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा क्या, नहीं। सपोज इसका 50 किलो जूल है और इसका 50 किलो जूल है, 50 किलो जूल 50 किलो जूल, लेकिन ये बंधा हुआ है ना, उसको निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अभी जैसे कि तू सपोज तेरे को नहीं समझ में आया, एक ट्रेन खड़ी है और एक यहाँ पे ट्रक खड़ा है,
तो क्या ट्रक एकदम फुल स्पीड में आ रहा है, ट्रेन खड़ी है, तो क्या ट्रक ऐसा ट्रेन को टक्कर मार के आगे निकल जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रेन का जो मास है वही उसकी क्या है, एनर्जी है। इसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसको रोक लेगा ना। समझी कि नहीं समझी? यहाँ पे ट्रक, यहाँ से ट्रेन है, तो ऐसे ट्रेन जाएगी तो उसको टक्कर मार के निकल जाएगी ना। तो ये ट्रेन है और ये कौन है, ये ट्रक है। तो ऐसा ट्रेन आया, ऐसा टक्कर मार के क्या करेगा, इसको उधर फेंक देगा। हाँ, रजनीकांत का मूवी देखेगी तो उसमें अलग होता है भाई, उसमें तो रजनीकांत ही ट्रेन रोक लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, एच न्यू नॉट। यहाँ तक बात समझ में आई? समझा तेरे को? चलो यहाँ तक मेरे को एक बार वापस से रिपीट करो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूफ करता है कि इलेक्ट्रॉन हैज विच नेचर, इलेक्ट्रॉन हैज व्हाट, पार्टिकल नेचर। किसने बोला था कि लाइट को दो नेचर है? न्यूटन ने। एक लाइट हैज अ वेव वाला प्रूव हो चुका था। क्या बचा है? लाइट हैज अ व्हाट, पार्टिकल नेचर। मैक्स प्लैंक बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब झूठ बोलता है न्यूटन। फिर नहीं सही बोलता है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। क्या किया उसने? ये क्या लिया है? मेटल। ये क्या गिरा रहा है उसके ऊपर? लाइट। और वो लाइट को कुछ एनर्जी, ये लाइट के पास में कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी को नाम क्या दिया है हमने? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच न्यू। मेटल के सरफेस पे गिरा है तो इधर से क्या निकला बाहर? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नाम क्या रखा हमने? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन की कुछ फ्रीक्वेंसी है, क्या है फ्रीक्वेंसी? एच न्यू नॉट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कितने फैक्टर के ऊपर काम करता है? 2। पहला फैक्टर क्या है? फ्रीक्वेंसी। एक लाइट डाला, 5 मिनट बाद दूसरा डाला, फिर 2 मिनट बाद दूसरा डाला, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर फटाफट इलेक्ट्रॉन डालते गया तो फटाफट क्या होगा? ये लाइट फटाफट डालते गया तो फटाफट इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, और स्लो डाला तो स्लो इलेक्ट्रॉन जाए। तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर बेस्ड है? अगर मैंने लाइट का ब्राइटनेस बढ़ा दिया तो क्या होएगा? ब्राइटनेस बढ़ा दिया मैंने, बहुत ब्राइट कर दिया तो एक साथ में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फिर मैंने क्या बोला है, दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो काम होएगा क्या अपना? नहीं, किसी एक को तो ज़्यादा होना पड़ेगा। झगड़ा चल रहा है तो कोई एक तो हारेगा ना। कौन हारेगा? जिसका एनर्जी कम रहेगा। क्या नहीं निकलेगा ना, इसको ही भगा देगा, चल भाग, इसको ही भगा देगा, नहीं निकलेगा उधर से, ठीक है। तो इसको होने के लिए ये एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। अब सर ये भी अब भी प्रूव नहीं हुआ कि लाइट का पार्टिकल है। देखो मैं बताता हूँ अभी, सुनो ज़रा अभी। देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, 10 मिनट तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, 10 घंटे तक हुआ, 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है पता है? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का वेट है। 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का वेट है, बराबर है। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 मिलियन, 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये जो मेटालिक प्लेट है उसका मास क्या होएगा? कम होएगा कि ज़्यादा होएगा? कम। इसका मास क्या होना चाहिए? कम, क्योंकि अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया है। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया? निकाल दिया, तो मास कम होना चाहिए। बट उसका मास कम हुआ नहीं। सर ये क्या फालतूगिरी है? आप तो बोले कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मास कम होना चाहिए, बट मास कम हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ अभी वो समझना है मेरे को। लॉजिक समझ गया क्या? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला, बट इसका मास कम नहीं हो रहा है। क्यों कम नहीं हो रहा है वो अभी पता चलेगा। क्यों कम नहीं हुआ? होना चाहिए ना, बरोबर ना बच्चे? होना चाहिए ना। ये ज़्यादा भी है, इसकी एनर्जी भगा भी दिया इलेक्ट्रॉन्स को, 1 मिलियन 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन भगा दिया, तब भी इसका मास कम नहीं हो रहा है। ये क्या फालतू गिरे सर, हम लोग नहीं पढ़ेंगे केमिस्ट्री, चलेगा? ये देख, ये लाइट आई, बरोबर है। लाइट भी किससे बनी है? पार्टिकल से बनी है। लाइट भी किससे बना है? लाइट भी पार्टिकल से बना है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये वाला पार्टिकल्स यहाँ से क्या होएगा? निकल जाएगा, और लाइट का जो पार्टिकल आएगा वो क्या होएगा? यहाँ पे क्या होएगा? बैठ जाएगा। लाइट का पार्टिकल क्या होएगा? बैठ जाएगा। मास क्यों नहीं कम हो रहा है? क्योंकि लाइट के पार्टिकल यहाँ पे क्या हो रहा है? बैठ जा रहा है, और इसके मेटल के सरफेस वाले पार्टिकल्स क्या हो रहा है? जितना मास था उतना ही है। जितना मास था उतना ही मतलब इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है, और उसको रिप्लेस कौन कर रहा है? दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो 9.1 × 10⁻31 निकल रहा है, उसके अगेंस्ट में आ भी कौन रहा है? 9.1 × 10⁻31। तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन ही क्या हो रहा है? बैठ रहा है। मतलब लाइट में क्या है? पार्टिकल है।
लाइट आती है, अपने पार्टिकल्स छोड़ जाती है और मेटल के सरफेस से पार्टिकल क्या कर देती है, निकाल देती है। तो इसका मास कम हुआ क्या, नहीं कम हुआ। तो इससे क्या पता चलता है, लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर। क्या पता चलता है, लाइट हैज़ व्हाट विच नेचर, पार्टिकल नेचर। मतलब जो बात न्यूटन की लोगों ने बोल दिया कि गलत है, एक्चुअली में वो रियलिटी में बात क्या थी, सही थी। किसने प्रूव किया उसको, आइंस्टाइन ने। तो आपको लॉजिक पता चल गया कि लाइट किस तरीके से पार्टिकल नेचर है। इक्वेशन था, अच्छा कौन सी एनर्जी, ये ज़्यादा थी और ये क्या थी, कम थी। तो इनके बीच में कुछ तो चल, मान ले कि ये 30 है, 30 किलो जूल है, और ये कितना किलो जूल है, 30 कितना किलो जूल है, कितने का डिफरेंस है, 5। ये रुकना, ये बच्चे सुनना यार, इंपॉर्टेंट बात, ये सब तो मैं लिखा दूंगा यार, लिखा हुआ भी देखो मिल जाएगा। कितने का डिफरेंस है, वो 5 किलो जूल से क्या हुआ, वो 5 किलो जूल से वर्क हुआ। क्या हुआ 5 किलो जूल से वर्क, क्या हुआ, कौन सा वर्क हुआ, ये 30 है, ये 25 है, कितना बच गया 5। वो 5 किलो जूल से क्या हुआ, यस बोल बोल बोल, सही बोल रहे हो, 5 किलो से वर्क हुआ। वो क्या वर्क है, यस यस, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटालिक प्लेट इज इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, यही वर्क हुआ है 5 किलो जूल से, समझा। सो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, it means what, work done. What is work done, electrons are ejected from the surface of metal. If electrons are ejected, it means which type of energy it has, kinetic energy or potential energy, kinetic energy। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, h न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये कुछ गलत, हाफ mv स्क्वायर क्या है, ये हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, रुका हुआ नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। कुछ कॉमन, तो क्या आएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ mv स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। न्यू मतलब क्या होता है, c बाय लैम्डा। न्यू मतलब क्या होता है, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू मतलब क्या होता है, c बाय लैम्डा, बराबर ना, रुको अभी जरा। तो ये h c बाय लैम्डा, c बाय लैम्डा माइनस c बाय लैम्डा नॉट। सर c क्यों नहीं चेंज करे, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो चेंज होता है क्या, नहीं, कुछ बाहर ले सकते क्या, हाँ hc। तो 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, और ये लोग ने मिलके क्या कर दिया, वर्क कर दिया, हाफ mv स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, ये किसका एक्सप्रेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्रेशन है। समझ में आ गया, चलो मेरे को वापस से समझाओ, क्या था मैंने आज क्या पढ़ाया तुमको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसने दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या प्रूफ करता है कि लाइट का वेव नेचर प्रूफ करता है कि पार्टिकल नेचर प्रूफ करता है, पार्टिकल नेचर। ये आइडिया आइंस्टाइन का थोड़ी था, आइडिया किसका था, न्यूटन का। उसकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट किया, रिजेक्ट किया। न्यूटन ने खाली एक ही चीज़ एक्सप्लेन कर पाया, कौन सा नेचर, वेव नेचर। पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर पाया वो नहीं, दूसरे साइंटिस्ट ने उसको पार्टिकल नेचर के लिए रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि न्यूटन ने बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ वो टाइनी पार्टिकल नोन एज अ कॉर्पसल्स। दूसरा साइंटिस्ट बोला कि लाइट पार्टिकल है, तो पार्टिकल निकलेगा तो सोर्स ऑफ लाइट का मास कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, कम। बट हुआ क्या, मास कम, और न्यूटन बेचारा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया, उसके पास कुछ आंसर नहीं था। आंसर कौन दिया, क्या लिया उसने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिए क्या लिया, एक कौन सा सरफेस लिया, मेटालिक प्लेट। मेटालिक प्लेट के ऊपर क्या इंसिडेंट कराया उसने, लाइट। वो लाइट की कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी थी, क्या फ्रीक्वेंसी थी, क्या एज्यूम किया था, थर्ड फ्रीक्वेंसी को एज्यूम किया था। क्या किया मैंने, हाँ, तो जब लाइट मेटल के सरफेस पे गिरी तो इधर से सरफेस से क्या निकला, क्या नाम दिया अपन ने इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन। तो इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी क्यों ज़्यादा ही था, हाँ, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं। अच्छा, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में ये मेटालिक प्लेट का मास कम हो जाना चाहिए कि ज़्यादा हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए ना, ऐसा बेसिकली। बट कम हुआ क्या, क्यों नहीं कम हुआ, क्योंकि जो लाइट आ रही थी उसमें भी पार्टिकल्स थे और यहाँ से भी पार्टिकल्स थे, और दोनों पार्टिकल सेम ही थे, दोनों पार्टिकल का मास सेम था, क्योंकि दोनों भी क्या थे,
इलेक्ट्रॉन थे। ये भी 9.1 इंटू 10⁻31 और ये भी 9.1 इंटू 10⁻31। अच्छा, दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस था वो एनर्जी से क्या हुआ? वर्क डन। व्हाट वाज दैट वर्क डन? हाँ, replacing electron from the surface of metal. These electrons are not free electron, these are what? Bonded electron, because the atom has a electrostatic force of attraction, it has a nuclear force, so it is not easy to remove electron from the surface of metal without energy. ठीक है, what was that equation? My equation was, बोलो, h nu minus h nu naught is equal to work done. What was my work done? Potential energy. क्यों मैंने हाफ एम वी स्क्वायर लिया? बिकॉज इट वॉज काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स रुका है, स्टेशनरी है कि मूवेबल है? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज कांस्टेंट? क्या आएगा यहाँ पे? न्यू माइनस, हाँ, सिंस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा? सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या होएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। और भी कुछ कांस्टेंट है, एच सी, सो ये क्या होएगा? 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। अच्छा, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आएगा? एच क्या आएगा? एच के साथ क्या आएगा? एच के साथ में क्या आएगा? सी आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, अपन ऐसा भी तो इतने में छोड़ भी सकते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, ये इसको बाजू में रख दो ना, एम वी स्क्वायर अपन क्या कर सकते हैं? अपन एच सी, ठीक है। अच्छा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं ना, उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालो? हाँ सॉरी, ये 2 इसके बाजू में है, ऐसा बता ना, मैं चेक कर रहा हूँ तेरा ध्यान किधर है ऐसे, ठीक है, समझा? इतने भी ऐसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? अभी देखते हैं ज़रा, चलो लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्लो डिक्टेट करूँ? चल, अगर मैं बोलूँ कि मैं डिक्टेट नहीं करूँ तो अपने मन से लिखो तो कितना लिख लेगी? कुछ भी नहीं पाए। नहीं, तू ऐसा सोच कि मैं लिखूंगी फास्ट और हैंडराइटिंग नहीं बनाऊंगी। चलो ठीक है, स्लोली डिक्टेट करता हूँ। अच्छा, बहुत फास्ट डिक्टेट करता हूँ क्या मैं? चलो ठीक है, लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट was given by Albert Einstein. Photoelectric effect was given by Albert Einstein. लिखा, photoelectric effect was given by Albert Einstein, ठीक है। On the basis of photoelectric effect, on the basis of photoelectric effect, we can prove that light has, on the basis of photoelectric effect we can prove that light has। अच्छा, जो अगर मैं तुमको लिखाऊंगा नहीं, अगर तुम टेक्स्ट बुक से रीड करोगे ना तो तुमको उतना नहीं समझेगा, बहुत एकदम पॉलिश्ड और बहुत हाई फाई लैंग्वेज में लिखा है, तो तुमसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट स्किप हो जाएंगे। तूने ट्राई किया कभी घर पे जाके बुक रीड किया है और समझा कि नहीं समझा? तो ये जो नोट्स दे रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको सब चीज़ तुमको धीरे धीरे एकदम इजी वर्ड में समझ में आ जाएगा। इसमें से अगर तू मेरा नोट्स पढ़ लेगी ना तो देख 80% चीज़ें उसमें तेरे को मिल जाएंगी, बाकी तेरे को थोड़ा सा वो नॉलेज के ऊपर से दूसरा नॉलेज अप्लाई करके सॉल्व करना है, तो मोस्टली 80% काम इसमें से हो जाएगा नोट्स में से। केमिस्ट्री के सॉल्विंग के लिए अगर आप नीट वाले स्टूडेंट हो ना तो आपको एक बुक जरूर लेने का, MTG नीट गाइड लेना है, फिंगर टिप्स नहीं लेना है। MTG फिंगर टिप्स मत लेना। मैं क्यों बता रहा हूँ फिंगर टिप्स नहीं लेना? हर क्वेश्चन में खाली, हर चैप्टर में से खाली 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन ऐसे वो लोग ने रैंडमली कहीं से भी दे दिए। तो अगर आप MTG नीट गाइड लोगे ना, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने नील्स बोर पढ़ा दिया, उसमें से किसमें फिंगरप्रिंट्स में हर चैप्टर का खाली 100 क्वेश्चन है, जाके देख लेना। हाँ, पर वो कम है, लेकिन वो 100 क्वेश्चन मतलब कम है। मेरे को हर चैप्टर से कम 500 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितना करना है? एग्जाम में 2 आएगा, मैक्सिमम एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन, लेकिन वो 500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरे चैप्टर का तेरे को आइडिया आ जाएगा। और वो 2 कौन सा आएगा तेरे को मालूम नहीं है, बट 2 आएगा, तेरी वाट लगा देगा वो 2। लेकिन
तो अपने को हर चैप्टर से मिनिमम कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है? 500। कुछ क्वेश्चन मैं मेरे हर चैप्टर का नोट्स में भेजूंगा तुमको, एमसीक्यूज का, थियरी का, कुछ क्लास में करेंगे, और जो तुम्हारा नोट्स है वो तो है ही है। नहीं वो सब कुछ देख, अपने को देख क्या, एक बात तुम लोग याद रखो, कॉन्सेप्ट्स आर फाइनाइट, एमसीक्यूज आर इनफाइनाइट। तो कॉन्सेप्ट, फाइनाइट कॉन्सेप्ट मैं तुमको सिखा दूंगा, इनफाइनाइट एमसीक्यू सॉल्व कर लेगी तू बाद में। पर पहले जो मैं पढ़ा रहा वो पढ़ने का, फिर एनसीईआरटी पढ़ने का, फिर दूसरी बुक पे जाने का। जो मैं पढ़ा है वो पढ़, फिर एनसीईआरटी पढ़, उसमें तेरा मैक्सिमम काम हो जाएगा। होगा। लिखो, अभी चैप्टर तो खत्म होने दे। एमटीजी नीट गाइड लेना है, मतलब वो केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी है एमटीजी नीट गाइड। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो, प्लीज़ डोंट गो फॉर सिंगेज, वो सिंगेज वाली बुक में मत पहुंच जाना, क्योंकि बहुत सारा एक्स्ट्रा स्टफ है, वो तुमको रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो सब कुछ मत पढ़ना। चलो लिखो। हाँ, एररलेस सॉल्व कर सकते हैं, एररलेस सॉल्व कर सकते हैं, वो अच्छी है, पर उसमें ये ध्यान रहे कि ये जेई वाले टॉपिक का मेरे को सॉल्व नहीं करना है। एररलेस में जेई वाला टॉपिक भी डाल दे, ऊपर नीट लिखा है लेकिन डाला उसमें जेई का भी टॉपिक है, ऐसा है, तो फिर सॉल्व कर। और मतलब अगर तू सॉल्व करते करते तूने मेन टॉपिक को छोड़ के दूसरे टॉपिक पे डेविएट हो गई, डीमोटिवेट हो गई, तो और तकलीफ हो जाएगी। ऐसा है, तो अपने को डीमोटिवेट नहीं होने का, मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो हार्ड देख के ना फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर जो आता है ना वो भी भूल जाते हैं। इसलिए कभी भी पेपर सॉल्व करना होता है, पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। ये बार क्या हुआ, बच्चे लोग पहले फिजिक्स का पेपर देख ले और वो नर्वस हो गए, उनका केमिस्ट्री बायो में भी मार्क्स सब। तो अपने आप को एकदम एक्टिवेट रखने का है, मोटिवेटेड रखने का, डीमोटिवेटेड नहीं रखने का है। मत करो यार तुम लोग, नरेंद्र अवस्थी मत करो, पी बहादुर मत करो, तुम लोग खाली एमटीजी नीट गाइड कर, टेक्स्ट बुक पढ़, उतना इनफ हो गया। और जो अपन यहाँ पे से क्लास में से दिया है उतना इनफ है, वो क्लास रोजाने का। चलो लिखते, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी कैन प्रूव दैट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ मेटालिक शीट कॉमा करके लिखना, बीम ऑफ लाइट हैविंग सर्टेन फ्रीक्वेंसी is allowed to incident on the surface of metal. Beam of light having certain frequency is allowed to incident on the surface of metal. Incident on the surface of metal. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, electrons were ejected from the surface of metal. Electrons were ejected from the surface of metal known as photoelectron. Known as which electron? हाँ, electrons were ejected from the surface of metal known as फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज गिवन एज एच न्यू, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, उसमें क्वांटम नंबर सिखाने वाला हूँ मैं। वो एक लड़की संजना करके नहीं है, आज एब्सेंट है, उसको बोलना अगले लेक्चर में मत एब्सेंट हो ना, क्वांटम नंबर सिखाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर वो समझ में भी नहीं आएगा। तुम कितना भी यूट्यूब पे वीडियो देखो, PW देखो, फिर समझेगा नहीं तुमको। कितना भी वीडियो देख लो, फिर तुम्हारी वाट लग जाएगी, वो समझेगा नहीं फिर। नहीं तो एब्सेंट रह के देख लो, समझता है तो। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज नोन एज एच न्यू, क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। क्या फ्रीक्वेंसी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की? फ्रीक्वेंसी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड
हाँ रिजेक्टेड नहीं, ई इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, एच न्यू नॉट ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, this effect is based on two factor, this effect is based on two factor, this effect is based on two factor, that is frequency and intensity, that is frequency and intensity, that is frequency and intensity। ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। फर्स्ट पॉइंट में लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू frequency of incident light is directly proportional to kinetic energy। ठीक है, उसके बाद में लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, ब्राइटनेस। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, एच न्यू नॉट शुड बी ग्रेटर देन एच न्यू, एच न्यू नॉट शुड बी ग्रेटर देन एच न्यू बिकॉज, हाँ हाँ मालूम है ना तुमको पता है ना, तो काय को फिर काय को बोल रहे हो, ये एच न्यू इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट बिकॉज, बिकॉज बोलो क्या होगा, बिकॉज, हाँ बिकॉज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव, because some amount of energy is required to remove binded electron from the surface of metal, some amount of energy is required to remove binded electron from the surface of metal, binded electron from the surface of metal। ठीक है, some amount of energy is required to remove binded electron from the surface of metal। ठीक है, ये डायग्राम बनाने का और लिखने का इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कुछ खास डायग्राम नहीं, ये मेटालिक सरफेस है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और ये इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, मैं भी बनाता हूँ तुम्हारे साथ में, चलो डायग्राम बनाओ। किसको नींद आ रही है, रुक बच्चा अभी सो मत, अभी न्यूमेरिकल देखो कराता हूँ, क्योंकि देखो नींद आ रही है ना, थोड़ा न्यूमेरिकल भी आज करेंगे। लास्ट टाइम हमने कुछ न्यूमेरिकल ये किया था ना, बहुत गंदा न्यूमेरिकल, तुम्हारे लिए मैथ्स वाली चीज़ सब गंदी ही रहेगी। ऐसा मत बोले यार गंदा है, धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, और ये चैप्टर अगर अच्छे से नहीं समझेगी ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। गंदा है लेकिन रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर, अच्छा लगने लगेगा। हाँ चलो ये लिख लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो समझ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, किसने दिया, क्या प्रूफ कर देता है ये,
मतलब एट द एंड न्यूटन सही था कि गलत था? सही था न्यूटन। ऐसे ही होता है, एक साइंटिस्ट दिया बोला गलत है, बाकी सब बोले कि फिर वापस उसको बोल दिया सही है, तू भी सही मैं भी सही, सब लफड़ा हो गया। तो लाइट वो मास कम क्यों नहीं हुआ? उसका लॉजिक क्या था? प्लेट का मास क्यों नहीं कम हो रहा था? क्योंकि लाइट आ रही थी, लाइट अपने पार्टिकल रख ली थी और प्लेट के पार्टिकल्स क्या हो रहे थे? तो सब्सटीट्यूशन हो रहा था कि एलिमिनेशन हो रहा था? सब्सटीट्यूशन। समझिए, मतलब तू बाहर चली गई और एक दूसरा बच्चा यहाँ पे आके बैठ गया, तो यस लाइट है पार्टिकल। वो कोई भी लाइट हो, ऐसे थोड़ी कि सनलाइट ही आए थे, कोई भी लाइट, हर लाइट के पास एनर्जी है, हर लाइट के पास में फ्रीक्वेंसी है। आज तू जा अपने घर पे जा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इसे यूट्यूब में देख, कोई भी लाइट, हाँ सेम थिंग। तो ये लाइट के सरफेस पे, अगर ये लाइट डायरेक्ट तेरे सरफेस पे इंसिडेंट होएगा, इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, सो यू विल फील सम हीट। देखो ऐसा हीट लगेगा, ऐसे जैसे सनलाइट में तू खड़ी रहती है तो तेरे को क्या लगता है? अच्छा फील होता है, गर्म हो जाता है ना तेरा सरफेस, स्किन टैन हो जाती है ना, सेम है। ये क्या इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। शुड आई प्रोसीड? आगे बढ़ते हैं। तो ये लॉजिक समझ गया, लाइट हैज अ वेव एज वेल एज व्हाट? पार्टिकल। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आया, लुइस डी ब्रॉगली। नहीं, उसने कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा उल्टा फुल्टा नहीं बोला। हेडिंग लिखो, लुइस डी ब्रॉगली। फर्स्ट नेम नहीं दिया उसका, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। हेडिंग राइट ऑन। एक्चुअली इसको ब्रोगाइल बोलते हैं, डी ब्रोगाइल, डी ब्रोगाइल हाइपोथेसिस। पर इसे अभी तुम यूट्यूब पे सुनोगे सब लोग इसको डी ब्रॉगली बोलेंगे, ठीक है। डी ब्रोगाइल, लुइस डी ब्रोगाइल हाइपोथेसिस। ये तो क्या बोला भाई, एकदम अजीब ही बोला इसने, और उसका प्रूफ भी कर दिया। तो सब साइंटिस्ट का थियरी तुमको स्टोरी के फॉर्म में मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं तुमको स्टोरी में क्रिएट करके सुना रहा हूँ ताकि तुमको याद रहे, अदरवाइज भूल जाओगे। ये क्या बोलता है पता है? यही चैप्टर में साइंटिस्ट मिलेंगे, और ये जानबूझ के ये थोड़ा समय लेके पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये समझ जाएगा तो बाकी आगे का सब समझ जाएगा कॉन्सेप्ट। मतलब ये थोड़ा चैप्टर ऐसा डीप कॉन्सेप्ट है, अगर तू देखो लगे बोर हो रहा है, ड्राई है, तो तेरी वाट लग जाएगी, फिर बहुत सारी चीज़ें तू समझ नहीं पाएगी। ये चैप्टर समझ लेगी ना तो एक 12th में चैप्टर है एटम्स मॉलिक्यूल न्यूक्लियर, वो टीचर पढ़ाएगा तो तेरे को ईजी जाएगा। चलो देखते हैं, डी ब्रोगाइल क्या बोला मालूम है? बोला लाइट का ड्वेल नेचर नहीं है, लाइट को छोड़ दुनिया में जितनी भी चीज़ें सबको ड्वेल नेचर है। एवरी मैटर हैज ड्वेल नेचर। तू भी दो गुली है, तेरा भी दो नेचर है, सबको ड्वेल नेचर है। एवरी मैटर हैज अ ड्वेल नेचर। सब लोग, हाँ मतलब अरे ड्वेल नेचर में तो ऐसा छोड़ना यार, तो दिल पे मतलब मैंने नहीं बोला, डी ब्रोगली बोला। सो एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स हैज व्हाट? अभी तुम सोचो, जस्ट इमेजिन करो, सुनना, सब ड्वेल नेचर है, सब कुछ ड्वेल नेचर है, ठीक है। अभी अपने आप को ही ले लेते हैं, ट्रेन। सुनना, ये बच्ची ट्रेन जा रहा है, बरोबर है, ट्रेन फास्ट मूविंग पार्टिकल, कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल, कोई भी मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट, सबको ड्वेल नेचर है, सब लोग वेव है और सब लोग क्या है? पार्टिकल है। हम लोग सब वेव नेचर प्रोसेस करते हैं, हम लोग सब पार्टिकल नेचर प्रोसेस करते हैं। पार्टिकल नेचर क्यों? हम लोग सब पार्टिकल है, अपना मास तो है ना कुछ, है ना, 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 200, 250, 150, पाव किलो, सबको मास है, मतलब सब पार्टिकल है, पार्टिकल है, बरोबर है। अब हम लोग वेव है, ये बात डाइजेस्ट हो रही है क्या तुम लोग को? हम लोग जब ऐसा ट्रेन मूव कर रहे हैं तो क्या वेव के जैसा थोड़ी दिखती है ना? क्रिकेट बॉल है, उसे फेंका तो वो मास तो समझ में आ रहा है, पार्टिकल नेचर उसका समझ में आ रहा है, पर उसका वेव नेचर समझ में आ रहा है क्या? नहीं। डी ब्रोगली क्या बोला? है वेव भी है, और हम लोग कौन है? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर समझ गया, बट वेव कैसे? उसने क्या बोला पता है? वेव है, क्यों वेव है? क्योंकि उसको क्या है? वेवलेंथ है, वेव है और उसको क्या है? और हम लोग सबकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तुम लोग आज जाना अपने घर पे, अपनी अपनी खुद की वेवलेंथ निकालना, तुम्हारी खुद की वेवलेंथ कितनी है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे। डी ब्रोगली का फॉर्मूला, डी ब्रोगली क्या बोलते हैं? सब लोग के पास में वेव है, और वेव निकालने का फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच पी। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, पी मतलब मोमेंटम। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, पी मतलब पी इज इक्वल टू एम वी। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम इंटू वी। ये फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सब लोग अपनी अपनी वेवलेंथ निकाल सकते हैं,
ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी देता हूँ, अभी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालेंगे, सबके निकालेंगे, ठीक है। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एवरी मैटर हैज अ ड्वेल नेचर, एवरीथिंग कैन बिहेव लाइक अ वेव एज वेल एज व्हाट? पार्टिकल, ठीक है। वेव क्यों है? बिकॉज इट हैज वेवलेंथ एंड वेवलेंथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। एंड व्हाई एवरी मैटर हैज अ पार्टिकल नेचर? बिकॉज मैटर का डेफिनेशन क्या बोलते हैं अपन? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज मास। मास बोल दिया तो क्या है? पार्टिकल है। अच्छा, तो लोगों ने इसको पूछा कि ठीक है चल बता, चल ट्रेन ऐसा फास्ट मूव हो रही है, वेव काय को नहीं दिखती है? ट्रेन मूव हो रही है, वेव जैसा दिखे ऐसा फास्ट? बुलेट ट्रेन निकल गई, क्रिकेट बॉल ऐसा 6 मार दिया, ऐसा वेव जैसा तो नहीं दिखता है? ऐसा ऐसा तो अपने को दिखता नहीं है। तो बोला ऐसा ऐसा होता है, दिखता नहीं तो मैं क्या करूँ, बट होता है वैसा। तो लोगों ने बोला ठीक है चल प्रूफ करके बता कि क्यों नहीं दिखता है। तू भी भाग रही है, तू वेव के ऐसा तूने देखा है? कोई भाग रहा है उसमें वेव निकल रही है, बताया उसने? एग्जाम धुआं निकल रहा है ऐसे। अच्छा ठीक है, तुम्हें कैसे एक चीज़ को ट्राई करना, दूर से कभी कोई कुत्ता और बिल्ली बैठा है ना, ऐसा बैठा है, तुम सोचो कि चुपके से निकल जाओ और वो नहीं देखे। एक बार ट्राई करना, कैसे कुत्ता सोए और तू सोच अभी चुपके से निकल जाती हूँ मैं, तो देख तू कितना भी चुपके से जाओ जाग जाएगा। हाँ, नहीं तो वो कुत्ता फालतू रहेगा, फिर किसी दूसरे कुतिया के बारे में सोच रहा होगा, इसके लिए देख रहे। मोस्टली वो उठ जाएगा, उसको उठ के देखेगा, क्योंकि वो सुन सकता है। वो जो वेव तुम्हारे पास में से निकल रही है, वो वेव कुत्ता और बिल्ली क्या कर सकते? फील कर सकते हैं वो, ठीक है। तुम ट्राई करके देखो, चलो देखते हैं। अच्छा क्यों नहीं दिखता है? दिखता क्यों नहीं है? दिखता क्यों नहीं है वो वेव? ये सुनना है बच्ची, दिखता क्यों नहीं है? तो अगले लेक्चर में पूछूंगा दिखता क्यों नहीं, तो बता नहीं पाएगी। देख सुन, वेव निकलता है, लेकिन सुन, अगर मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या रहेगा? कम। वेवलेंथ और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या है? कम है, ठीक है। वो नॉट सिग्निफिकेंट वेवलेंथ है, वो हमको दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी, बट वेवलेंथ उसका क्या आएगा? रहेगा। तो ये वेवलेंथ जो होएगा ना, अगर जितना मास ज़्यादा रहेगा उतना वेवलेंथ क्या रहेगा? कम। तो जितना पार्टिकल छोटा रहेगा उतना वेवलेंथ क्या रहेगा? उसका पर्टिकुलर वेवलेंथ रहेगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को हम लोग क्या कर सकते? फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो मास ज़्यादा रहेगा तो वो वाली वेवलेंथ आपको दिखाई देगी क्या? नहीं, बिकॉज मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली के बारे में आपको इतना ही जानना है। इसने क्या बोला? इसने स्टेटमेंट क्या दिया? एवरी मैटर हैज अ ड्वेल नेचर, इट कैन बिहेव लाइक अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। व्हाई पार्टिकल? बिकॉज एवरी मैटर हैज मास। व्हाई एवरी मैटर इज वेव? बिकॉज एवरी मैटर हैज व्हाट? वेवलेंथ। व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन वेवलेंथ? लैम्डा इज इक्वल टू h by p, where h is which constant? h is Planck's constant। h क्या है मेरा? Planck's constant है। what is p? p is what? momentum। p क्या होता है? momentum। momentum क्या होता है? p is equal to क्या होता है? momentum p is equal to mv, mass into velocity। तो लैम्डा इज इक्वल टू h by mv। अगर हमारी वेव है तो हमको वेव दिखती क्यों नहीं है? बिकॉज हमारा मास क्या है? ज़्यादा है। जितना मास ज़्यादा रहेगा उतना वेवलेंथ क्या रहेगा? कम। बिकॉज मास एंड वेवलेंथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। आज हम लोग यहाँ पे निकालने वाले वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तुमको याद भी रखने का, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ इतना होता है, एमसीक्यूज में पूछता है यहाँ। तो पहले लिख लेते ज़रा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में। ये जब तुम जो सब स्टोरी सुन रहे हो ना, अभी आज एमसीक्यूज दूंगा तो एमसीक्यूज में सब आंसर आ जाएगा। अगर मेरा स्टोरी तुमने क्लास में अच्छे से सुना रहेगा तो बहुत सारे एमसीक्यूज के आंसर आ जाएंगे। लिखो, स्टेटमेंट लिखो पहले, रुकना, पहले स्टेटमेंट लिखना फिर लिखो। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एवरी मैटर हैज ड्वेल नेचर। एवरी मैटर हैज ड्वेल नेचर। Every matter has dual nature. They can behave like a wave as well as particle. They can behave like a wave as well as particle. They can behave like a wave as well as particle. Particle nature because it has mass. Particle nature because it has mass. Wave nature because it has wavelength.
नेक्स्ट पॉइंट में लिखो wavelength of any moving particle wavelength of any moving particle can be calculated by using formula lambda is equal to h by p. Lambda is equal to h by p. Lambda is equal to h by p. अभी ये लिख दो आगे का पूरा फॉर्मूला, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस समझ गया। तो अपना वेव है कि नहीं है, पर अपन दिखता है कि अपना वेव नहीं, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट वेव लेंथ नहीं है, बहुत कम है, इतनी कम है कि हम लोग उसको आँख से देख सकते हैं क्या, नहीं। जैसे कि आपके पास में माइक्रोस्कोप क्यों बनाया अपन ने, क्योंकि जो बहुत छोटे छोटे कीटाणु हैं उनको हम देख सकते हैं क्या, नहीं। माइक्रो पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम देख सकते हैं क्या, नहीं। बट ऐसा होता है। दही मालूम है, दही, उसमें लाइव बैक्टीरिया होता है, जिंदा बैक्टीरिया उसका नाम है क्या नाम है उसको, लैक्टोबैसिलस। ऐसे तुम डायरेक्ट उसमें जाके देखोगे तो तुमको दिखाई देगा, बट अपने को ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं। वो क्यों, उसका नाम ऐसा, हाँ क्यों है, वो बैक्टीरिया है, वो एंजाइम है, क्या है वो, एंजाइम। क्या करता है वो एंजाइम, एंजाइम क्या करता है पता है, वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है वो, हाँ, लैक्टोज किस में होता है, मिल्क में होता है, और बटर मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। तो दूध से दही बना देता है वो बैक्टीरिया। दूध में लैक्टिक एसिड नहीं होता है, दूध में क्या होता है, लैक्टोज। जब उसका वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दही बनेगा तो खट्टा हो जाएगा। क्या करेगा बैक्टीरिया, दूध पिएगा, उल्टी कर देगा। तो दही मतलब अपन क्या पी रहे हो, बैक्टीरिया का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उल्टी टट्टी पोटी बैक्टीरिया का। तो यही बात है, वो कन्वर्ट कर रहा है। क्यों बता रहा है, मतलब जान तो लेना अभी। एंजाइम है, एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। चलो, अच्छा दही कोई लेके तो नहीं आया ना दही, ठीक है। चलो ठीक है, अपन टॉपिक पे आते हैं। बिकॉज वेवलेंथ अपन देख नहीं सकते, वो वेवलेंथ बहुत क्या है, छोटा है, और वो बैक्टीरिया को भी अपन देख नहीं सकते। सो दिस इज द कंक्लूजन कि वो वेवलेंथ बहुत छोटा है, हम देख नहीं सकते। देख सकते तो बैक्टीरिया भी देख लेता था अपन। राइट ऑन, हेडिंग लिखो, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, अभी अपन बाद में बात करेंगे, पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाए कि क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास दिया है उसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम, 9.1 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम। velocity of electron is same as that of light, 2.99 into 10⁸ meter per second। प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है, 6.627 into 10⁻34 जूल सेकेंड। मुझे क्या निकालना है, वेवलेंथ। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, माई फॉर्मूला इज लैम्डा इज इक्वल टू h बाय पी। h इज इक्वल टू क्या लिखो, h इज इक्वल टू क्या आएगा, mv। अभी थोड़ा सा राउंड अप करता हूँ मैं, मतलब इतना बड़ा तो ऑफकोर्स किसी को भी कैलकुलेशन आएगा नहीं, इतना तो कोई स्मार्ट है नहीं कि बिना कैलकुलेटर के इतना बड़ा डिवीजन कर लेगा, मल्टीप्लिकेशन कर लेगा। तो अपन चीज़ों को थोड़ा सा राउंड अप करते हैं, और ये राउंड अप करना मतलब ये तुमको आना ही चाहिए, क्योंकि तुमको राउंड अप करके कैलकुलेशन को छोटा करना आना चाहिए। उसी के आसपास में तुम्हारा आंसर रहेगा, एमसीक्यूज में बहुत काम आने वाला है सब चीज़ें। तो हम लोग राउंड अप क्या करने वाले, रुको पहले 2 मिनट देख लो, मेरे साथ सॉल्व मत करो, नहीं तो मैं नहीं करता, फिर तुम ही सॉल्व करके बता दो ये आंसर है। देखो थोड़ा सा राउंड अप कर लेते हैं, क्योंकि किसी को भी इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं आता है।
तो इसको 6.627 को मैं 6.6 ले रहा हूँ, हाँ 6.6। 9.1 को कितना लूँगा मैं 9, 2.9 को कितना लूँगा मैं 3, -31 और 8 कितना होएगा, -31 और +8 कितना होने वाला है, माइनस कितना हो रहा है 23 होएगा, -23, -23 को ऊपर भेज दो +23, तो ये कितना होएगा 10⁻+23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना 6.6 और ये 9 और 3 को धीरे धीरे कट करना, मैं एकदम से 27 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, 9 3 27 होता है पर मैं नहीं करूँगा, आराम से ये कट करना फिर 9 से डिवाइड करना, वो ईजी रहेगा कैलकुलेशन। ये कितना हो जाएगा 10⁻, कितना हो जाएगा ये माइनस कितना होएगा -11 होएगा, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन तो मैंने किया, ये मेरा कॉपी नहीं करने का, अपना खुद से राउंड अप करो। चलो कैलकुलेशन अपना अपना, चीटिंग नहीं, कैलकुलेशन खुद अपना अपना। चलो ये भी नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन अपना अपना करो। चलो 5 मिनट में तुमको देता हूँ, खुद कैलकुलेट करके वैल्यू निकालो, डू इट। अच्छा 1 मिनट बच्चों, आपको जो लास्ट में वैल्यू मिली है वो जरा बताओगे मेरे को कितना है, 0.24, 4 है, इंटू 10⁻² कितना है, एक काम करता हूँ मैं -11 को कितना कर देता हूँ मैं -10 और एक 0 अंदर ले लेता हूँ मैं थोड़ा, ये तो मीटर में, किस में है मीटर में, तो 0.0244 बरोबर है, इंटू 10⁻⁻10 क्योंकि इंक्रीज हो गया ना, लेफ्ट साइड में लेते हो तो पावर बढ़ता है, ये सबको समझा कि नहीं सर, ये कैसा है आपने क्या किया है, कुछ भी करते हो, ये अंदर लिया तो पावर बढ़ गया। 10⁻10 मीटर मतलब एमस्ट्रॉम होता है कि नहीं होता है कि नहीं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 0.0244 एमस्ट्रॉम। ये है आपकी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है ये वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक सिग्निफिकेंट वेवलेंथ है, लोग इसको फील कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये है, समझ में आया क्या किया, ब्रैकेट में लिख दो अगर नहीं पता है। 1 एमस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, याद रखना, एमसीक्यूज में आएगा, टिक कर देंगे हम लोग इतना। एक सवाल लिखो जरा बच्चों, लिखो, कैलकुलेट अ वेवलेंथ ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल, calculate the wavelength of fast moving particle having velocity 3.98 into 10⁻8 meter per second and 3.98 into 10⁻8 meter per second and mass of particle is 1.6 into 10⁻⁻27 kilogram, 1.6 into 10⁻⁻27 kilogram। सॉल्व करो, अभी सॉल्व करने का। विच वन, मास ऑफ द पार्टिकल 1.6 into 10⁻⁻27 kilogram। प्लीज सॉल्व। प्लैंक्स कांस्टेंट कीप इट एज इट इज, प्लैंक्स कांस्टेंट वैसे ही रखने का है। करना ही है राउंड अप, बिना राउंड अप के कहाँ से आंसर आएगा। अभी मैं आपको एमसीक्यूज भी कुछ कराता हूँ। यूनिट तो लिख, ये क्या आंसर है बच्चों, पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट मेरे को आंसर देना। 1 पॉइंट, कुछ पॉइंट तो बताओ क्या है। 1.0 में आ रहा है आंसर,
चलो चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ। एच कितना है? मास कितना दिया है? मास 1.66 इंटू 10⁻⁻27। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी 3 ले लेते ना, 3 इंटू 10⁻, वेलोसिटी कितनी है? 3.98 मतलब 4 ले लेता हूँ ना मैं। 4 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 8। इतना थोड़ी राउंड अप करना है, 1.6 0.4 थोड़ी राउंड अप करेगी ये। हाँ हाँ तो उतना ही रहने देना, जाने देना। अगर दो वैल्यू क्लोज हुआ तो हाँ मिल जाएगा। देख अभी तूने 2 लिया है ना, तो देखते मैं एग्जैक्ट लेके देखते कितने का डिफरेंस। 0.7 से डिफरेंस वो कभी कभी तकलीफ भी देगा। ये कितना होएगा? -7 -8 के +8 कितना होएगा? -19। ऊपर जाके +19। तो ये 1.66 नहीं दिया था, 1.6 ही दिया था। तो ये कितना हो जाएगा? 6.4 हो जाएगा। हाँ ये 1 ही आएगा। ये 6.6 और ये 6.4, तो रफली वो 1 ही आएगा। एक 10⁻, कितना आ जाएगा? -53 कैसे रहे? हाँ तो ये 1 पॉइंट ही आएगा, 1.0 समथिंग आएगा, 1.03 बस ना, इंटू 10⁻⁻15 चलेगा। तेरा उतना ही था, 1 इंटू 10⁻15 था। कितना आ रहा है? 0.8 मतलब नियरली इक्वल टू 1 ना, पावर 10⁻15। हाँ ठीक है चलेगा। क्या हुआ बेटा, अपना कैलकुलेशन ठीक है ना? डरने का नहीं, कर बिंदास। देख अगर ऑप्शन में नहीं हुआ, बहुत क्लोज हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देख कभी भी आप 0.1-2 ऐसा राउंड अप करते हैं, 0.4 डायरेक्ट राउंड अप कर रही है तो मत करो ऐसा। 1 हाँ मतलब कुछ ज़्यादा राउंड अप कर दे, वो बड़ा चेंज हो जाएगा। तू करके देख ना, अगर ऑप्शन मिलता रहेगा तो ठीक है। क्या हुआ? चलेगा ना, -15 पे छोड़, मेरे को इतने पे ही छोड़ना है, मीटर पे छोड़ना है। तू कर ले कैसे भी, सेम ही हो जाएगा। चलो 1-2 सवाल करेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे। हाँ है ना, बेस्ट पार्ट ऑफ लेक्चर इज ब्रेक। तो इस 2 क्वेश्चन के बाद में ब्रेक। अगर नहीं हुआ तो, ऑप्शन में नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है ना, इसके लिए पावर 1 के आसपास, पावर 15 ऐसा देख ले। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो if a mass of any subatomic particle is, if a mass of any subatomic particle is mass of any subatomic particle is 1.5 into 10⁻⁻25 kilogram, moving with the velocity moving with the velocity 2.5 into 10⁵ meter per second. 2.5 into 10⁵ meter per second. Meter per second. Calculate its wavelength. चलो फटाफट जरा ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर सबको आ गया कि छोड़ दिया अपन ने? 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻14 आया आपका, तो फिर राइट है। इसका आंसर आ गया तुम लोग का?
क्या बात है यार, ये वाला कर दो, ब्रेक ले लेते। ये लेकिन सबका आया कि कोई कोई झूठ बोल रहा है कि बिना किए यही बता रहे हैं। तो क्यों अकेले बैठी है, किसी के साथ बैठ जा, कोई तेरा दोस्त नहीं है इसमें? नहीं, वो आई थी, वो चली गई। चली गई। सेकंड लेक्चर में कौन आई थी? सारा। सारा चली गई कि उसको ठीक नहीं लग रहा था? रीड करके बताओ, क्या बहुत छोटा लिखा है? कौन सा वाला? सी वाला ऑप्शन। 1.32 इंटू 10⁻⁻35 मीटर। कितना ही आ रहा है तेरा? आ गया आपको आंसर? सेकंड वाला सॉल्व करके दिखा। क्या बोलती थे, को जम रहा है? क्या कर रहे हैं अपन ये सब? कौन सी वेवलेंथ निकाल रहे हैं? किसने दिया था फॉर्मूला है? क्या नाम था साइंटिस्ट का? आइंस्टाइन, न्यूटन, डी ब्रोगली, डी ब्रोगाइल वेवलेंथ। हाँ, उसका नाम ऐसा ब्रोगाइल ही बोलते हैं उसको, डी ब्रोगाइल। क्रेडिट लेने के लिए बकवासी थियरी निकाली। नहीं नहीं नहीं, तेरे लिए तो सब बकवास ही है ना। तेरे लिए तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो, वो भी बकवास है। तेरे को सब बकवास ही है। आपका हो गया? आया तेरे को सच्ची बता कि थोड़ा तूने आधा आधा करके छोड़ दिया? क्रिकेट बॉल वाला कर रही है, नहीं आ रहा तो किसी के साथ में पूछना, डिस्कस करना, इसके साथ कर क्रिकेट बॉल का। क्या बोलती बच्ची, आ गया ना आंसर? देख आ गया इसको आंसर, बात करना है, अच्छी बच्ची है। तेरा झगड़ा है इसके साथ में, कर थोड़ा सॉल्व। क्या बोलता है बच्चा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लोग के साथ में डिस्कस करना। लास्ट लेक्चर में था। यस, क्या बोलती है? आंसर नॉट इन ऑप्शन। पर सेकेंड का छोड़, लिख 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बस ना, अभी क्या इतना बता दिया, और क्या चाहिए? एक्चुअली वो जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट आपको नंबर मिल जाएगा, मत कन्वर्ट, नहीं भी का तो भी यू विल गेट द नंबर। कन्वर्ट करने का है तो कर ले। ए नहीं मिल रहा है, सेकंड वाला नहीं मिल रहा है, मुझे समझ में नहीं रहा है। क्रिकेट बॉल वाला मिल गया है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का नहीं मिल रहा है। नहीं, वेलोसिटी ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज, हाँ तो उसका वेलोसिटी है, मास की वजह। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2 ग्राम। कितना लेने का हाइड्रोजन का मास? तो मास इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 ग्राम, लेकिन किलोग्राम में चाहिए तो 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये लो मास। मास नहीं मिल रहा है, दिया है ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या करती है यार, ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा यार? वेलोसिटी तो भी नहीं आ रहा है। 5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 मीटर में कितना होता है? 10⁻² सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर से मीटर करने के लिए 10⁻⁻, कितना करेंगे? 10⁻²। ठीक है, सेकेंड सेंटीमीटर नहीं, वो कुछ नहीं करना है। तू इतना ही रख के सॉल्व कर दे, कितना आंसर आ रहा है। तो 6.6 किसके आसपास आ रहा है? 8। तो 6.6 इसके आसपास आ रहा है, तो 8 इज द आंसर। हाँ, तो ऐसा है, जो आसपास आएगा वही टिक करने का ऐसा। हाँ, अगर ऐसा दिया नॉन ऑफ दिस तो ऐसे करने का। हाँ, तो ऑप्शन में वही है तो वही टिक करेंगे। नॉन ऑफ दिस ऑप्शन में है क्या? इतना तो आया नहीं है, इससे तो ज़्यादा ही आ रहा है, तो वही आएगा। ये 6.6 से 6 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। ऐसे रखेगी तो भी चलेगा, क्योंकि नंबर पता चल जाएगा ना मेरे को। एलिमिनेशन मेथड से मैं एलिमिनेट कर दूंगा मैं। मिला आंसर? क्या आंसर है? 6 से थोड़ा ज्यादा आएगा, देखो। क्रिकेट बॉल वाले का मिला? क्रिकेट बॉल वाला भी नहीं आया।
एक मिनट रुकना, इसको हो जाने, हाँ बस अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 8 वाला आंसर टिक करने का उसमें। एक मिनट, 6.6 इंटू 10 माइनस कितना है मेरा ये 34, m कितना है 2 इंटू 10 माइनस 3, ठीक है। v कितना है अपना 5 इंटू 10 4, तो ये क्या होएगा 6.6 इंटू 10 माइनस 34। हाँ ये पावर में कुछ लफड़ा होएगा, ये 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 कितना होगा 10, तो ये 6 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। 0.66 आ जाएगा इंटू 10 माइनस 34, तो मैं इसको 6.6 इंटू 10 माइनस 35 ले लूँगा मैं, और ये सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर इतना, तो 10 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 माइनस 2 ना ऊपर जाके 10 क्या आएगा प्लस 2, तो 6.6 इंटू 10 कितना आएगा माइनस 33 हो जाएगा। एक्चुअली वेवलेंथ इतनी आनी चाहिए ना, बट ये ऑप्शन में दिया नहीं, हो सकता है कि ये इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा वो नोट्स में, तो मतलब अगर अपन नंबर के हिसाब से देखें तो इसके आसपास आ रहा है नंबर के हिसाब से, ठीक है। ये कुछ ऐसा लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा, तो 6.6 मतलब ऐसा आएगा नहीं, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो तुमको ग्रांट में मिल जाएगा वो, ठीक है। तो नंबर तुम्हारा 8 आ रहा है, वो याद रखो कि नंबर 8 के आसपास आएगा, ये शायद ये कुछ और पावर रहेगा उसका। टेक्स्ट बुक से करते हैं, अभी टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास तो पेज नंबर 70 पे आओ ज़रा। सॉरी, हाँ ठीक है, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट करो, लिखो चलो। एनसीईआरटी लिखो, पेज नंबर जाने तो मैं डिक्टेट करता हूँ, लिखो इफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज if the mass of electron is 9.1, if mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram, if mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram, ठीक है। आराम से, एकदम आराम से करेंगे, मेरी बच्ची का भी लिख के होना चाहिए। if its kinetic energy is 3 into 10 raised to minus 25 joule, 3 into 10 raised to minus 25 joule, calculate its wavelength, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं, वेवलेंथ के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन क्या चाहिए m इंटू वी, क्या मेरे पास नहीं है, और v नहीं है, इसके लिए तो काइनेटिक एनर्जी दिया है, हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा हाफ mv², तो क्या आएगा यहाँ पे v² इज इक्वल टू क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 डिवाइड बाय क्या आएगा m, इतना करेंगे, बाद में क्या करेंगे उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो एक बात याद रखना बच्चों, जब भी आप स्क्वायर रूट ले रहे हो तो पावर ऑफ 10 आपका क्या है मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट से बाहर होके हाफ हो जाएगा पावर। चलो पहले इतना सॉल्व करते ज़रा, ये v² निकालो, v² से v निकालेंगे, फिर इसके बाद एक ऐसे ही MCQs का एक क्वेश्चन दूंगा मैं तुमको 4 ऑप्शन के साथ में। पहले ये वाला निकाल के बताओ, v² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना है 3 into 10 raised to minus 25 upon what is m 9 into 10 raised to minus 31, तो ये ऊपर का पावर कितना आएगा 3/9, मतलब 1/3 ले लेते हैं ना सीधा, है ना 1/3, ये कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा माइनस काइनेटिक एनर्जी से 2 मल्टीप्लाई आएगा, बराबर है, काइनेटिक एनर्जी से 2 मल्टीप्लाई तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है 2/3, 10 raised to minus 31 ऊपर जाके प्लस 31 हो जाएगा, तो कितना आएगा 6, ठीक है। अब v² ये 2/3 कितना होता है अपना, 2/3 को कट करो
अंडर रूट ऑफ v इज इक्वल टू 2/3, ये कट किया तो कितना होता है 6 ना, 6 आ जाएगा। तो इसको मैं 6.6 इंटू 10⁻⁻4 लिखूँ, चलेगा? और -4 बाहर आके क्या आएगा -2 हो जाएगा, बराबर ना? अच्छा अभी सुनो जरा, अच्छा सॉरी 6 है, कितना है 10⁻² कितना है 6 है, 10⁻6। अच्छा ठीक है 10⁻6 तो मैं 2 डिजिट शिफ्ट करता हूँ, 66 पॉइंट करता हूँ ये मैं। तो चलो इसको 66 कितना हो जाएगा, 66 पॉइंट कितना होएगा, 2 कम करो, 2 कम करेंगे तो कितना होएगा 4, बरोबर ना? अच्छा सुन, अभी स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होता है 8, मतलब 8 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा, 8 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो रफली आप कितना ले लोगे 8 ले लेंगे, इतना ले लेंगे 8 ले लो, चलो। और 10⁻4 बाहर आके क्या आएगा 10⁻² कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया? अब ये वैल्यू उठा के कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे। अब ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे रख दो और निकालो आंसर क्या आ रहा है। क्या हुआ, नहीं समझा? देखो क्या नहीं समझा, कैलकुलेशन ही नहीं समझा। क्या नहीं समझा बेटा? ये देख, ये 66 कर लिया तो 10⁻6 से 2 कम हो गया ना, 100 मल्टीप्लाई किया ना मैंने, तो क्या होगा 10⁻4 हो जाएगा। ये v² है तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। और 64 का क्या होता है 8, तो 66.10.81 समथिंग कुछ होएगा, तो 8 ही ले रहा हूँ मैं। 10⁻4 बाहर आके कितना हो गया 10⁻2 आ रहा है। ये यहाँ तक आया देखो, हाँ राउंड अप करके 8.1 समथिंग होगा तो 8 लेंगे। तो कितना हो जाएगा देखते हैं। अपना मास कितना दिया 9 इंटू 10⁻31 और v कितना है 8 इंटू 10⁻, कितना लिया अपन ने 2, ये -31 और ये कट होके कितना आएगा -3 ले लेते हैं यहाँ पे, -3 ये ऊपर चला जाएगा। ये 8 ऑलमोस्ट कितने टाइम्स जाएगा 8 8 ज़ा 64, चलेगा कैलकुलेशन अपना अपना। क्या बोलेला तुम्हारा भी सुन लेते हैं, कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन अपने हिसाब से करो। सब लोग अपना अपना कैलकुलेशन अपना अपना करो, चलो किसी एक दूसरे का मत चेक करो, कैलकुलेशन अपना खुद करो। चलो लैम्डा कितना आ रहा है बोलो, आंसर बोलो क्या है। 0.9126। ये ले आंसर देख क्या है, कौन सा क्वेश्चन है 2.21 का आंसर पीछे देखो क्या है 2.21, यहाँ पे पीछे आंसर रहेगा, रहता है ना आंसर पीछे आंसर रहता है। कितना आया बेटा तेरा 0.9125 कितना है कितना है 9, हाँ तो बरोबर ना। 8 9 है तो 8 अगर तू यहाँ पे तू करेगी एंस्ट्रॉम में उसने कितने में लिया 10⁻10, हाँ बरोबर है। तो 4 नंबर को शिफ्ट करना तू, मतलब एक ये देख 1 2 3 4, हाँ 8। ये यूनिट देखना सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है, उसके ऊपर है। ये किलोग्राम में है और एक इसमें जूल में है। ठीक है तेरा नंबर बरोबर आना, खाली नंबर देख 89 है यहाँ पे 91 है, 89 और 91 है, ठीक है ना 89 और 91 है, बस तेरा 89 है उधर 91 है, इतना चलता है। कितना आया तेरा 899 आया ना,
हाँ ये देखना, ये इसका देख 9 1 आया ना, तो ये 4 नंबर ले लेंगे ना, बरोबर है। हाँ चलेगा। 0.91 इंटू 10 कितना है, -4 है कि +4 है, इतना आंसर आ रहा है 0. हाँ क्या आ रहा है 0.91 इंटू 10 कितना है, -4 है कि -5 है, -5 है कि 4 है, बराबर बताओ एक बार। 9 1 के आगे और एक नंबर है आपका, क्या नंबर है, पावर बताओ ना, पावर क्या है, मैं चेक कर लेता हूँ। चलो चलो ठीक है, आ जाओ। इसको किससे कट किया, ये 3 3 आ गया है। चलो हाँ बोलो, 8 3 24 ले लेता हूँ मैं ना। -3 -2 -5 हो जाएगा ये, तो ये 0.9 आएगा इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, अब इसको मैं 5 नंबर वहाँ पे, और इसको एंगस्ट्रॉम में, अगर इसको एंगस्ट्रॉम में बना रहा हो तो 4 डिजिट लेके जाऊंगा मैं, तो 9 0 1 2 3 4, बराबर ना, ऐसा हो जाएगा इंटू 10⁻10, तो एंगस्ट्रॉम में इतना आएगा, तो 8 9 उसमें दिया ही आंसर, 8 9 मतलब 90 के टर्म में, बराबर आ रहा है। ठीक है, समझ गया क्या हुआ तेरा प्रॉब्लम, समझा। ये इतने पे छोड़ देने का, इतने पे मीटर में छोड़ दो ऐसे, 9 इंटू 10⁻6 मीटर, इतने पे छोड़ देने का, इतने पे छोड़ देने का, 9 इंटू 10⁻6 पे छोड़ देने का। अरे एडजस्ट किया ना यार, एडजस्ट किया ना इधर। ठीक है, कैसे एडजस्ट किया मतलब मालूम नहीं, पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है तो 10 का पावर डिक्रीज होता है, -5 से डिक्रीज होके -6, इतने पे छोड़ देने का। चलो एक इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज देता हूँ, लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। क्या हुआ, देखो डाउट है, कुछ पूछना है, देखो इंक्रीज डिक्रीज में डाउट है। चलो लिखो अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, calculate the wavelength of electron moving with the velocity, wavelength of electron moving with the velocity 2.05 into 10⁻⁷, 2.05 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2.20 यहाँ है। चलो सॉल्व करो, बाद में आंसर देखते हैं। मास कौन देगा, मास तो दिया है ना इलेक्ट्रॉन का, अभी तो पता है ये क्या है मास, मास याद कर लो, अभी मास देंगे नहीं वो लोग। कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये मास थोड़ी इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। क्या हुआ, क्यों बस करो, तेरे अभी आंसर नहीं आ रहा है तेरा, मेरे को मालूम है, जिसका आंसर नहीं आ रहा है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सर बस करो अब मेरे से नहीं होएगा। कोई बात नहीं, अपन आराम से धीरे धीरे करते, आराम से कर, आराम से कर। चल मैं बैठ जाता हूँ, मैं तो फास्ट भी नहीं कराऊंगा, अभी तो मैं कुछ कराऊंगा, इन बैठा हूँ मैं, तू ही सॉल्व कर। किया था तूने सम, लास्ट आया था, देखो सब आंसर आया था। तू आराम से कर, थोड़ा 1 2 कर, कम कर, 1 2 कम कर, बट आराम से कर, फ्रस्ट्रेट मत हो। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, खाली ऐसे न्यूमेरिकल देके ऐसे बैठ जाऊंगा, अभी एक एमसीक्यू देके बैठ जाऊंगा बस। क्यों न्यूमेरिकल से डर क्यों रहे तुम लोग यार, अच्छा ऐसा है क्या, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा और घंटाला कर ले, अपनी दोस्त के साथ में डिस्कस करके सॉल्व करना। कोई कौन तेरी दोस्त है, ये है, डिस्कस कर इसके साथ में, इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग है। क्या हुआ दोस्त, आंसर आया, इधर आ, चेक करते हैं, आजा दोस्त, कितना आया दिखा, 1
2.20 का आंसर है। इसको और एडजस्ट कर देना। 3.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, बरोबर है? ओके, 3, हाँ चलेगा ना, ठीक है। किसका? बस लास्ट, अभी कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर 15 मिनट में हो नहीं पाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे लिखो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.8 इंटू 10⁻23 जूल। काइनेटिक, हाँ एकदम स्लो करेंगे, आधा घंटा तक करेंगे, वैसे 15 मिनट है। 2.8 इंटू 10⁻23 जूल, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। हो ठीक है। फाइंड इट्स वेलोसिटी। मास क्यों बोले? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला ना, इलेक्ट्रॉन। फाइंड इट्स वेवलेंथ, ऑप्शन मैं दे देता हूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दिया है आपको, हाँ ठीक है, कंटाला आ रहा है, आने दे बेटा। फाइंड वेवलेंथ, और 4 ऑप्शन भी दे रहा हूँ मैं तुमको। पता नहीं, ये 4 ऑप्शन में से आंसर बताओ और जाओ, ठीक है, आगे सॉल्व करो। चलो इसमें पहले वेलोसिटी निकालो। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है? 2 पॉइंट -23 है, +23 है, -23। हाँ ये 64 का 8 होता है, तो 8 से थोड़ा कम 7 ले लेता हूँ ना मैं। ये वेलोसिटी तुम्हारा 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, कितना आएगा? एट है। अच्छा 56 में 10⁻6 होगा ना, मैं इससे मल्टीप्लाई किया। अच्छा ठीक है, अपना आंसर बताओ। चलो मेरे को सॉल्व ही नहीं करना है, अपना आंसर बताओ। अपना आंसर बताओ कितना है? वेलोसिटी दे दे तो फाइंड करके हो जाएगा। ठीक है, ये 56/9 इंटू कितना होएगा? ये 10⁻, कितना आएगा? 1 मिनट, लेकिन 8 क्यों कर रहे हो यार? मेरे को समझा नहीं तुम्हारा। अच्छा 31 माइनस, अच्छा ये मैंने गलत लिखा है क्या? ये गलत लिखा है। 10⁻, कितना हो रहा है? 10⁸ ठीक है, तो 8 इसको दिया तो अच्छा, तो फिर ये 2 के आसपास होएगा। ये 2 से थोड़ा ज़्यादा होएगा। इसका डायरेक्ट अगर मैंने स्क्वायर रूट निकाला, डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट निकाला, 5.6 डिवाइड बाय 9 10⁸, 8 बाहर आके कितना होएगा? 4। ये 9 का कितना होएगा? 3। अरे पावर है भाई, पावर वो हाफ होएगा पावर।
तो ये 8 बाहर आके 4 है कि ऑर्डर 2 है तो पावर हाफ होगा। कौन सा मैथ्स पढ़ते हो यार तुम लोग, पावर हाफ होगा। 4 का 2 होता है, 2 से थोड़ा ज़्यादा होएगा, 2 से थोड़ा ज़्यादा में 2.4, तो ये कितना होएगा 0.8 इंटू 10⁴, मतलब मैं 8 इंटू 10⁻³ कितना 3 लेता हूँ। चलो ये वेलोसिटी ले लो, चलो अभी सॉल्व करो। 8 इंटू 10⁻³ ये 5.6 का मैंने 2.4 लिया है, क्योंकि 4 का कितना होता है, 4 का कितना होता है 2, तो 5.4 मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा होएगा। इसका 5.2 से थोड़ा ज़्यादा, तो 2.4 क्यों लिया, क्योंकि 3 से कट हो रहा था इसके लिए। ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 तुम्हारे हिसाब से कुछ अलग होता है क्या 10⁸? शिट, तुम लोग ने क्या नया चीज़ मेरे को आज बोला है रे। मतलब तुम्हारे हिसाब से ये इतना नहीं होता है, ये गलत आंसर है, ये गलत लिख रहा हूँ मैं। स्क्वायर रूट ऑफ इतना 10⁻⁴ नहीं होता। शिट यार, अरे ये देख बेटा, ये देख, तुम मैथ्स वाली ना, तुम्हारी गलती नहीं है। स्क्वायर रूट मतलब 1/2 होता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं आएगा तो बोल सर ये कैसे कर रहे हो सर, कुछ भी अपने मन का मत करो। और ये नंबर के आसपास पावर से तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर है। यहाँ आपको ये नंबर नहीं मिलेगा बट पावर आपको सही मिलेगा।